हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 3 फूल और कांटा। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर दो बच्चे एक ही घर में पले बड़े हों तो क्या उनका स्वभाव एक जैसा होता है? नहीं ना। तो बिल्कुल ऐसा ही इस कविता में बताया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह जी ने एक ही पौधे पर उगने वाले फूल और कांटा की तुलना की है। दोनों को एक ही जैसी परिस्थितियां मिलने के बावजूद भी दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अर्थात इंसान की पहचान उनके गुणों से होती है, ना कि उनके जन्म से। तो चलिए इस कविता को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहली पंक्ति है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों, फूल और कांटा दोनों एक ही जगह पैदा होते हैं और एक ही पौधा उन्हें बड़ा भी करता है। चांद भी दोनों पर बराबर चमकता है, अर्थात दोनों को एक जैसा वातावरण और अवसर मिलता है। कवि कहते हैं कि फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में चांद दोनों पर एक जैसी ही चांदनी बिखेरता है। यह दर्शाता है कि दोनों को एक जैसी परिस्थितियां मिलती है। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह अर्थात होता है बारिश। तो बारिश और हवा फूल और कांटे दोनों के ऊपर बराबर मिलती है, फिर भी उनका स्वभाव अलग अलग होता है। तो व्याख्या है, बारिश और हवा दोनों पर एक समान बरसती और बहती है, फिर भी फूल और कांटे के स्वभाव अलग अलग होते हैं। यह बताता है कि परिस्थितियां एक जैसी होने के बावजूद गुण और व्यवहार में अंतर होता है। चलिए अगली पंक्ति है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरबसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। बरबसन अर्थात सुंदर कपड़ा, पर कतर मीन्स पंख काटना, पर मीन्स पंख, कतर मीन्स काटना। बेद मीन्स चुभना, श्याम मीन्स काला शरीर। अर्थात कांटा हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाता है, वो उंगलियों में चुभ जाता है और हमारे कपड़े को फाड़ देता है। और जब तितलियां और भौरे दोनों उस पर बैठती हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इसकी व्याख्या हो गई। कांटा अपनी नुकीली प्रकृति से उंगलियां छेदता है, कपड़े फाड़ता है, तितलियों के पंख काटता है, भौरों को चोट पहुंचाता है। यह दर्शाता है कि कांटे का स्वभाव दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। अगली पंक्तियां हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। तो कठिन शब्द के अर्थ जान लेते हैं पहले। अनूठा अर्थात अनोखा, निज मीन्स अपना, सुगंधों मीन्स खुशबू, ओ का मतलब होता है और, निराले मीन्स अनोखे। अर्थात फूल तितलियों को प्यार देता है और भौरों को मीठा रस पिलाता है और अपनी खुशबू और सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। मीन्स कि फूल अच्छे गुणों का प्रतीक है। तो इसका व्याख्या हो जाएगा। फूल अपनी कोमलता से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भौरों को मीठा रस देता है और अपनी सुगंध व रंगों से कली को खिलाता है। यह फूल के दयालु और आनंददायक स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है, अगला है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। खटकता मीन्स बुरा लगना, सोहता मीन्स सुंदर लगना, सुर शीश मीन्स सिर, कुल अर्थात परिवार, बड़कपन मीन्स महानता, अच्छे गुण, कसर मीन्स कमी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कांटा तो सबको खटकता है, सबको बुरा लगता है, जबकि फूलों को लोग अपने सिर पर सजाते हैं। अगर व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं हैं तो उसका जन्म कितने ही बड़े परिवार में, खानदान में क्यों ना हुआ हो, वो कोई भी मायने नहीं रखता है। व्याख्या हो जाएगा। कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूल सिर पर सजकर सुंदर लगता है। कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं है तो उसके कुल की बड़ाई बेकार है। बड़प्पन गुणों से आता है, न कि जन्म से। ठीक है, तो ये थी कविता। तो
तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कविता फूल और कांटा हमें सिखाती है कि व्यक्ति में बड़कपन उनके गुणों और व्यवहार से तय होता है, ना कि उनके जन्म या परिवार से। फूल और कांटे के उदाहरण से कवि यह बताते हैं कि एक ही परिस्थिति में पलने वाले लोग अपने स्वभाव के कारण अलग होते हैं। फूल की तरह हमें दूसरों को खुशी देना चाहिए, ना कि कांटे की तरह चोट पहुंचानी चाहिए। यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अच्छे गुणों से समाज में सम्मान और प्यार पाएं। ठीक है, तो बच्चों हमें फूल की तरह बनना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए जिससे कि दूसरों को खुशी हो, और कांटे की तरह कभी भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी कविता जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। ठीक है, चलिए इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी समझ से क है, कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाएं। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? उत्तर है, कांटा अंगुलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। इसके आगे आपने स्टार बना देना है। अगला है, कविता में फूल और कांटे की समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? उत्तर है, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। इसके आगे आपने तारा बना देना है। अगला है, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। ये भी सही है। इसके आगे आपने तारा बना देना है। तीसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, इसके आगे आपने तारा बनाना है। दूसरा उत्तर ये भी सही है, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। इसके आगे भी आपने तारा बनाना है। अगला है, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़कपन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही उत्तर है, बड़कपन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। ठीक है, इसके आगे आपने तारा बना देना है। अगला है ख प्रश्न, हो सकता है आपके समूह में साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और आपने यही उत्तर क्यों चुने, आपने ये लिखना है। आप उत्तर लिखेंगे, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि फूल और कांटे के गुण अलग अलग होते हैं और व्यक्ति का सम्मान उसके अच्छे कर्मों से होता है। ठीक है, अगला है पंक्तियों पे चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहली पंक्ति है, मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक एक से होते नहीं। तो इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है कि सभी पौधों पर वर्षा, हवा और चांदनी समान रूप से पड़ती है लेकिन उनके स्वभाव एक जैसे नहीं होते हैं। दूसरी पंक्ति है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़कपन की कसर। तो इसका अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं हैं तो उसके बड़े कुल का कोई महत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों को स्वभाव में अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस किस का प्रतीक हो सकते हैं। ठीक है, आपने बताना है कि फूल और कांटा किस चीज़ के प्रतीक हो सकते हैं। तो फूल हो सकते हैं दया का, अच्छाई का, सुख का, सुंदरता का, कोमलता का, आनंद का। ठीक है, फिर परोपकार का, प्रेम का, प्रसन्नता का। ठीक है, और कांटा हो जाएगा स्वार्थ का, बुराई का, दुख का, कठोरता का और पीड़ा का प्रतीक। ठीक है, इस तरह से आप मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है, सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है?
उत्तर लिखेंगे, कविता में बताया गया है कि सभी पौधों पर वर्षा, हवा और चांदनी समान रूप से पड़ती है। ख प्रश्न है, फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर लिखेंगे, कविता में मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि व्यक्ति का बड़कपन उसके अच्छे गुणों और कर्मों से होता है, ना कि उसके कुल से। अगला प्रश्न है, कुल की बड़ाई पंक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। पंक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे, इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं हैं तो उसके बड़े परिवार का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई अमीर परिवार का व्यक्ति पूरे काम करता है तो लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता शीश सुर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं? उत्तर लिखेंगे, लोग अच्छे, दयालु और मदद करने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और बुरे तथा स्वार्थी लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर ही बरसते हैं, बाकी पौधों पर इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और जीवन पर क्या प्रभाव होगा? प्रश्न है, यदि केवल एक पौधे पर ही वर्षा, हवा और चांदनी मिले तो क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा, यदि केवल एक पौधे को ही ये सारी चीजें मिलेंगी तो बाकी पौधे कमजोर और सूखे हुए दिखाई देंगे। ख प्रश्न है, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती? उत्तर लिखेंगे, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया एक जैसी और उबाऊ लगती और विविधता नहीं रहती, मतलब कि उनमें कोई अंतर नहीं रहता। अगला प्रश्न है, यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? उत्तर लिखेंगे, यदि कांटे ना होते तो पौधों की सुरक्षा कम हो जाती और आसानी से नष्ट हो सकते थे। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, उनके बीच कैसा संवाद हो सकता है? तो तितली और कांटे के बीच का संवाद आपने लिखना है। इस तरह से लिखेंगे, तितली ने कांटे से कहा कि वह उससे मित्रता करना चाहती है। कांटे ने उत्तर दिया कि वह उसे चोट पहुंचा सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है, तो आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे? उत्तर लिखेंगे, मैं फूल के गुण अपनाना चाहूंगा क्योंकि वह दूसरों को खुशी और प्रेम देता है। अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह पर चर्चा करके लिखिए। तो बड़प्पन से जुड़े शब्द लिखेंगे आप, दया, सहनशीलता, विनम्रता, सम्मान, परोपकार, और दया। ठीक है। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ, बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। नीचे दिए गए शब्द में से किसी के भाव व्यक्त करते हैं। शब्द बड़प्पन के भाव व्यक्त करते हैं, उनका गोला लगाइए। जो बड़प्पन भाव को व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा खींचिए। अर्थात कि जो शब्द बड़प्पन भाव को दर्शाते हैं उसके आगे आपने गोला बनाना है और जो बड़प्पन को नहीं दर्शाते उसके आगे आपने लाइन खींचनी है। ठीक है। तो सहनशीलता ये बड़प्पन को दिखाता है, तो इसको आपने शलकर कर देना है। द्वेष नहीं दिखाता है। संतोष, संतोष दिखाता है। सद्भावना दिखाता है। लालच नहीं दिखाता है। दया, दया दिखाता है। प्रतिशोध नहीं दिखाता। समर्पण दिखाता है। स्वार्थ नहीं दिखाता। झगड़ालूपन नहीं दिखाता। अहंकार नहीं दिखाता। क्रूरता नहीं दिखाता। आदर दिखाता है। अपमान नहीं दिखाता। विश्वास दिखाता है। उदारता दिखाता है। सम्मान भी दिखाता है। अविश्वास नहीं दिखाता है। घमंड नहीं दिखाता है। विनम्रता दिखाता है। निष्ठा
निष्ठा भी दिखाता है, झूठ नहीं दिखाता है, ईर्ष्या नहीं दिखाता है, त्याग दिखाता है, परोपकार भी दिखाता है और अधीरता नहीं दिखाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कविता की रचना। यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द है औ। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? यह शब्द और कविता के र वर्ण नहीं लिखा गया है। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कवि भी कविता में लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी है, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी तुकांत है आदि। क प्रश्न है अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। उत्तर फूल और कांटा कविता की काव्यगत विशेषताएं हैं। फूल और कांटा कविता में तुकांत शब्दों के कारण मधुर लय मिलती है। इसमें समास का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे प्यार डूबी तितलियां। कवि ने र वर्ण का लोप करके औ शब्द का प्रयोग लय बनाए रखने के लिए किया है। कविता में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। फूल और कांटा अच्छे और बुरे स्वभाव का प्रतीक है। साथ ही खटकना और सोहना जैसे विपरीतार्थक शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ख प्रश्न है नीचे इस कविता में कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई है जिसमें ये विशेषताएं झलकती है। विशेषताओं का सही पंक्तियों के साथ मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। कविता की विशेषताएं हैं एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो कविता की पंक्ति है और को अपना अनूठा रस पिला, तो यहाँ हो जाएगा ये नंबर 1। अगला है मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो कविता में पंक्ति है फाड़ देता है किसी का वर वसन, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर 2। तीसरा है प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा नंबर 3। अगला है प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे व मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। ये है सदा देता कली का जो खिला फूल और तितलियों को गोद में, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा चौथा नंबर। अगला है एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। तो खटकता और सोहता ये दोनों विपरीत शब्द है, तो ये हो जाएगा नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कविता का सौंदर्य। आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द का वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उनका घेरा बनाइए। चलिए इसको पंक्ति को पूरा करना है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, डैश में उन पर चमकता डैश भी। तो यहाँ हो जाएगा रात में उन पर चमकता चांदनी भी। यहाँ हो जाएगा रात और यहाँ चंद्रमा, ठीक है। अगला है डैश उन पर है बरसता एक सा, यहाँ हो जाएगा मेघ या फिर मेघ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर डैश है वही। यहाँ लिखेंगे हवाएं, ठीक है, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अगला है विशेषण। नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष शब्दों की पहचान करके लिखिए। पंक्ति है भोर का है वेद देता श्याम तन, तो श्याम इसमें हो गया विशेषण और तन हो गया विशेष। दूसरा है फाड़ देता है किसी का बर बसन, तो बर हो गया विशेषण, बसन हो गया विशेष। तो यहाँ लिखेंगे बर, यहाँ बसन। अगला है भौर का अपना अनूठा रस पिला, तो अनूठा हो जाएगा विशेषण,
रस हो जाएगा विशेष। अगला है निज सुगंधों और निराले ढंग से, निराले हो जाएगा विशेषण और ढंग हो जाएगा विशेष। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोच कर लिखिए। तो यहाँ पे फूल लिखा हुआ है, तो फूल का हो जाएगा सुंदर फूल, या फिर आप लिखेंगे रंग बिरंगे फूल। दूसरा है कांटा, कांटा कैसा है? कांटा नुकीला है, या फिर आप तीखा भी लिख सकते हैं, तीखा। अगला है मेह, मेह कैसा है? घना, या फिर आप लिखेंगे काला। अगला है चांद, चांद कैसा है? चांद आधा है, पूरा है कैसा है? आप लिखेंगे चांद आधा चांद, या फिर आप लिखेंगे पूरा चांद। रात, रात कैसी है? अंधेरी रात लिखेंगे, अंधेरी, या फिर आप लिखेंगे डरावनी रात। ठीक है। अगला है पाठ से आगे आपकी बात। यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? उत्तर लिखेंगे मैं फूल को चुनूंगा क्योंकि वह अपनी सुगंध और सुंदरता से सबको खुश करता है। ख प्रश्न, कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर लिखेंगे मैं दूसरों की मदद करता हूँ, अच्छा व्यवहार करता हूँ और सभी के साथ प्रेम से बात करता हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास के ऐसे उदाहरण दीजिए, जैसे नमक और चीनी, स्वभाव शांत और क्रोधी, स्वाद जैसे खट्टा और मीठा, रंग जैसे काला और सफ़ेद, अनुभव जैसे सुख और दुख। अन्य उदाहरण हो जाएगा दिन रात, अच्छा बुरा, मीठा और कड़वा। ऐसे उदाहरण एक दूसरे के भिन्न होते हैं। अगला है सृजन, किसी समस्या और उसके समाधान का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे मेरे आसपास गंदगी एक समस्या है, इसका समाधान यह है कि हमें सफाई रखनी चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। ख प्रश्न है फूल और कांटे का संवाद लिखिए। उत्तर लिखेंगे फूल ने कहा कि वह सबको खुशी और सुगंध देता है, कांटे ने कहा कि वह पौधों की रक्षा करता है। इस प्रकार दोनों ने अपने अपने महत्व को समझाया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके संपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।